मेरे सामने एक क्वेश्चन रखा गया, तुम बेलगांव जाओगे या हमको बोला कि हम तो 8-9 साल के थे, तुम आर्मी में जाओगे लाइक कैप्टन शर्मा जैसे होना है या तुम्हारा चाचा जैसा होना है। और मैंने क्या सोचा कि मेरे माँ के पास मेरे को रहना था। मैंने बोला कि अगर आर्मी बनना तो बेलगांव पढ़ने जाना था, अगर मैं जो कि साइंस लाइन में जाना है तो मैं करशंग में अपने घर में रह के पढ़ सकता हूँ। मेरे को ये ध्यान रहते हुए लाइफ में मैंने बोला कि मेरे को साइंटिस्ट बनना है उस जमाने में, और वो बहुत अच्छा डिसीजन था। माँ के प्यार से मैंने साइंस लिया और माँ के आशीर्वाद से मैं अभी यहाँ पहुंचा हूँ। एक दशक से भी लंबे समय से विज्ञान और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में किए गए अभूतपूर्व योगदान के लिए दार्जिलिंग जिले के विशिष्ट वैज्ञानिक एकलव्य शर्मा को केंद्र सरकार पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित करेगी। एकलव्य शर्मा को पद्मश्री अवार्ड मिलने की खबर से पहाड़ से लेकर समतल तक खुशी है। पद्मश्री अवार्ड के घोषणा के बाद सिलीगुड़ी टाइम्स के साथ एकलव्य शर्मा ने खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि एक सामान्य आर्मी घर का लड़का सिर्फ अपनी मां के पास रह सके, इसलिए उन्होंने साइंटिस्ट बनने का लक्ष्य रखा, जो कि बिल्कुल आसान नहीं था। करशोंग के पहाड़ी दुर्गम रास्तों की तरह ही एकलव्य शर्मा की साइंटिस्ट बनने की राह थी। प्राथमिक पढ़ाई करशोंग में करने के बाद एकलव्य शर्मा अपने साइंटिस्ट बनने के सपने को पूरा करने के लिए अपनी मां और घर से मीलों दूर बनारस गए, जहां वह अपने चाचा के साथ रहकर ग्रेजुएशन और पीएचडी पूरा किया। इसके बाद अपने बायोडायवर्सिटी विषय पर रिसर्च करने के लिए कालिंपोंग पहुंचे, जहां से उनके वैज्ञानिक बनने का सफर शुरू हुआ। कालिंपोंग के बाद उन्होंने माउंटेन हिमालयन रीजनल पर रिसर्च किया, जिसके बाद 8 देशों की टीम के साथ विदेशों में भी उन्होंने रिसर्च किया। उन्हें इंडियन नेशनल साइंस काउंसिल से यंग साइंटिस्ट के अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। मैं सेंट मेरीज हिल करशोंग से आता हूँ और मेरा जो है एजुकेशन प्राइमरी स्कूल सेंट मेरीज हिल का प्राइमरी स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ मैं पढ़ा था। उसके बाद मैंने मैट्रिकुलेशन सेंट अल्फोंसस हाई स्कूल करशोंग से किया और 1 साल मैं जो है कि दार्जिलिंग नॉर्थ पॉइंट सेंट जोसेफ्स कॉलेज में प्री यूनिवर्सिटी किया। उसके बाद मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गया और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बीएससी एमएससी और पीएचडी किया। बीएससी बॉटनी में ऑनर्स किया, फिर एमएससी किया, फिर पीएचडी किया। पीएचडी में मैंने जो फील्ड साइट लिया कालिंपोंग का साइट लेके आके यहाँ पे फॉरेस्ट इकोलॉजी में काम शुरू किया। मैं जनरल पर्सपेक्शन में बोलता हूँ, लेकिन ये सब चीज़ स्पेशलिस्ट को बोलना चाहिए। पहली बात, हाँ कंडीशन बता रहा हूँ, ये मैं जो बोल रहा हूँ वो एज ए स्पेशलिस्ट नहीं बोल रहा हूँ, तो मैं इसमें मेरे को कमेंट करना इतना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो एविडेंस बेस्ड साइंस बेस्ड। लेकिन एक चीज़ है, हिमालय क्षेत्र जो है फ्रजाइल है और यहाँ का जियोलॉजी को ठीक से अंडरस्टैंड करके यहाँ का एनवायरनमेंट का प्रॉपर असेसमेंट करके करना चाहिए। यदि अगर ये करके किया है तो इसमें कोई समस्या नहीं है, ये ठीक रहना चाहिए। लेकिन अगर वो ठीक से नहीं किया है और उसमें जो उन्होंने क्रिटिकली एसेस करके रिस्क एसेस करके उसको एड्रेस नहीं किया तो प्रॉब्लम ज़रूर फेस करना पड़ेगा। अब जो जितना भी मैं देख रहा हूँ, एक तो रिवर टिस्टा से ये जो लाइन है काफ़ी ऊपर है, तो जहाँ तक रिवर टिस्टा का डायरेक्ट फ्लड का इन्फ्लुएंस इसमें कम होने का चांसेस है। लेकिन अगर उसको अगर ठीक से ध्यान नहीं रखा होगा तो इस तरह का हाई फ्लड जब होता है तो अपर एरिया से वाटर घुस के उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। एक बड़ा प्रॉब्लम तो ये देख रहा हूँ, अंदर भी अगर वो बहुत ज़्यादा हिलेगा, लोड से ज़्यादा यूज़ करेगा तो हो सकता है मट्टी फ्रजाइल होने के कारण उसको गिर सकता है अंदर। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना अच्छी तरह से कंस्ट्रक्शन किया है उसको ध्यान देना चाहिए। तीसरा सेस्मिक जोन है, अगर अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक से तो कहाँ प्लेट और कहाँ पे प्रेशर रिलीज हो रहा है, किस तरह से मूवमेंट हो रहा है, डायरेक्शन, ये सब कोई भी इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। अगर अर्थक्वेक किस इंटेंसिटी से आएगा, कहाँ से कितना घूमेगा और किस तरह से वो प्रेशर रिलीज करेगा, कोई किसी को बहुत दिक्कत है इस मामले में। तो
यही देखना चाहिए कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अर्थक्वेक रेसिस्टेंस है। अगर 8 रिक्टर स्केल का आता है तो वो उसको ब्रीच करता है कि नहीं। ये सब अगर टेक्निकल चीज को ध्यान रख के किया है तो डेफिनेटली वो अच्छा होगा। लेकिन मैं यही बोल सकता हूँ, वो कैसा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ये सब चीज ध्यान दे के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए। एकलव्य शर्मा आगे बताते हैं कि उनके पिता और बड़े चाचा इंडियन आर्मी में थे, जबकि छोटे चाचा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। 8 वर्ष की उम्र में उनके परिवार वालों ने उनसे पूछा कि क्या वह आर्मी के जवान बनना चाहते हैं या फिर प्रोफेसर। उस वक्त उन्हें अपनी मां के पास रहना था, जिस वजह से वह घर से दूर जाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने साइंटिस्ट बनने की इच्छा जाहिर की। आज वो अपनी मां के आशीर्वाद से ही इस मुकाम तक पहुंचे हैं। उन्होंने अपना रिसर्च भागवत गीता के उपदेश कर्म करो फल की चिंता नहीं उसके आधार पर किया है, लेकिन उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिलेगा ऐसा उन्होंने कभी सोचा नहीं था। गत 25 जनवरी को उन्हें पता चला कि केंद्र सरकार पद्मश्री अवार्ड देगी। ये जानकर वह काफी खुश हुए। ये सम्मान उन्हें और भी काम करने की प्रेरणा देगी। देखिए, बचपन में एक हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट डिसीजन था। वो मैं 8 या 10 साल का था। उसमें हमारे घर में जैसे मेरा एल्डेस्ट अंकल कैप्टन लक्ष्मण शर्मा, वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के एडीसी थे। हम लोग एकेडमिकली और बहुत पढ़े लिखे फैमिली, लेकिन इकोनॉमिकली हम लोग हम लोग के पास कुछ पैसा नहीं था। हमारे पास बुद्धि था। इसी तरह का घर है हमारा, पढ़ा लिखा घर, लेकिन बहुत छोटा और इकोनॉमिकली साउंड नहीं था। हमको पढ़ने के लिए भी बहुत दिक्कत हुआ। मैं हमारे चाचा के साथ मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर टीकाराम शर्मा उनके घर में रह के मैंने मेरा पूरा स्टडीज किया है। तो इकोनॉमिकली हम लोग साउंड नहीं थे, लेकिन एकेडमिकली और इसमें हमारा बहुत अच्छा था। तो बचपन में एक बड़ा डिसीजन हमारे घर में, जो मेरा पिताजी भी आर्मी में, मेरा एल्डेस्ट अंकल आर्मी में, और एक अंकल जो जिनके पास है वो जो है कि प्रोफेसर थे, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ा। उसके बाद BHU में वो लेक्चरर थे। और उस समय मेरे सामने एक क्वेश्चन रखा गया, तुम बेलगाम जाओगे या, हमको बोला कि हम तो 8-9 साल के थे, तुम आर्मी में जाओगे लाइक कैप्टन शर्मा जैसे होना है या तुम्हारा चाचा जैसा होना है। और मैंने क्या सोचा कि मेरे माँ के पास मेरे को रहना था। मैंने बोला कि अगर आर्मी बनना तो बेलगांव पढ़ने जाना था, अगर मैं जो है कि साइंस लाइन में जाना है तो मैं करशंग में अपने घर में रह के पढ़ सकता हूँ। मेरे को ये ध्यान रहती हुई लाइफ में मैंने बोला कि मेरे को साइंटिस्ट बनना है उस जमाने में। और वो बहुत अच्छा डिसीजन था। माँ के प्यार से मैंने साइंस लिया और माँ के आशीर्वाद से मैं अभी यहाँ पहुँचा हूँ। मैंने पद्मश्री पाएंगे बोल के तो कभी सोचा नहीं था, लेकिन मैं काम करता, जैसे कि आप भगवत गीता में बोलते हैं ना, काम करते जाओ, हाँ, फल का मत करो। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हमने काम करते गए और हमको अवार्ड्स वगैरह अपने आप मिलते रहे। मैंने कभी एस्पायर नहीं किया। तो एक तो ये बात है। दूसरा है कि ये 40 साल में देखिए, हमने सबसे पहले पढ़े, मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में BHU में PhD कर रहा था। और PhD बनारस में करके वहीं के छोटा सा ग्रासलैंड में, वो सब में हमको आसपास में काम रिसर्च फील्ड साइट ले सकते थे। लेकिन मैंने इतना तकलीफ लेके कालिम्पोंग के फॉरेस्ट में उस दिन ट्रेन में कैसे आते थे, कैसे सैंपल्स ले जाते थे, एनालिसिस करते थे। तो उस तरह से हमने पहले ही एक तो माउंटेन का जो समस्या है, हमने PhD के टाइम में ही साइट सिलेक्शन किया। तो उसमें भी हमने बहुत ट्रबल लिया, लेकिन हमको बहुत हेल्पफुल हुआ। फॉरेस्टर्स और ये लोगों ने हमको पूरा फैसिलिटी दिया, सब कुछ किया। तो हमेशा बहुत कोऑपरेशन, जिसके साथ भी मैं मिला तो उन्होंने काफ़ी कोऑपरेशन किया। उसके बाद जब मैंने जो है कि जॉब शुरू किया जो है कि सिक्किम में, उस समय भी हमारे पास पहले गाड़ी नहीं था, मैं साइंटिस्ट हेड था नहीं था। हम लोग बस में जाके वाटरशेड्स में काम करते थे। तो सोच लीजिए, धीरे धीरे सब कुछ बनता है ना। ये 1989 को बात है। तो उस समय इस तरह से हमने साइंस किया। लेकिन वो जो साइंस हमने उस समय किया, वो वर्ल्ड का बेस्ट साइंस निकला। इतना पब्लिकेशंस हुआ, इतना अच्छा आया। तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा फैसिलिटी के पीछे नहीं भागना चाहिए। इनोवेशंस, गुड आइडियाज,
गुड सॉल्यूशंस के पीछे जाना चाहिए। और मेरे लाइफ में हमने जो है उस चीज़ को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया और हमने काम किया। उसके बाद अब चैलेंज जीवन में बहुत अच्छा काम किया, सिक्किम में कर रहे थे, अब इसको कैसे हम बड़ा बनाएं। तो हम इसीलिए वो 8 देश में जो हिंदू कुश हिमालयन रीजन है वो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करना शुरू किए। वहाँ जाने के बाद चैलेंज दुराई हुआ। मैं एज ए इंडियन हूँ, लेकिन 8 देश जिसमें पाकिस्तान, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, ये सब के साथ मिलके काम करना। सो एक नेशनल को बाकी नेशनल के साथ मिलके काम करना, ऑर्गेनाइजेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन वो कंट्री में जाके जब काम कराना पड़ता है ना, तो वीजा का प्रॉब्लम ये सब। लेकिन लकीली वो ऑर्गेनाइजेशन इंटर गवर्नमेंटल होने के कारण वो सब समस्या नहीं हुआ। लैंग्वेज का होता था तरह तरह के, लेकिन हमने सब मिला के काम किया। और सब ये 8 देशों को साइंस डिप्लोमेसी, अगर आप पॉलिटिकली बात करेंगे, देखिए एक चीज है, जब मैं हिंदू कुश हिमालयन रीजन बताता हूँ, मैं कहीं पे भी वो रीजन को दिखाता हूँ, कहीं पॉलिटिकल बाउंड्री हम नहीं बोलते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल बाउंड्री बोल के हम जो है कि न करके साइंस, वहाँ जो साइंस है, जो विज्ञान है, उसको लेके डिप्लोमेसी लेके लोगों को कनेक्ट करते हैं। पचास 50,000 लोगों को अपनी मंजिल से है जोड़ा और नई उत्साह के साथ आए हैं फिर से थामने आपका हाथ। श्री शांति होंडा।